हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। एनसीईआरटी क्लास 8th एसएसटी सामाजिक विज्ञान को 1 बाय 1 लेसन हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। आज एसएसटी सामाजिक विज्ञान क्लास 8th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 है। पीछे हमने चैप्टर 5 तक कंप्लीट नोट्स देखे थे, आप प्लेलिस्ट से ज़रूर देखिएगा। आज हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। देखिए, 8th क्लास बोर्ड की हम एसएसटी हिस्ट्री देख रहे हैं। उसमें फर्स्ट लेसन से हम 1 बाय 1 जो है एनसीईआरटी में जो है एक फ्लो बना हुआ है कि कैसे जो है इतिहास को पढ़ा जाता है। 1857 की क्रांति क्यों होती है, कैसे शांति की जाती है, अंग्रेज हमारे देश में किस किस प्रकार के प्रयास कर रहे थे। अब इन्हीं प्रयासों में चैप्टर नंबर 6 में है कि देसी जनता मतलब जो सामान्य जनता है। भाई 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों ने देख लिया था कि सामान्य जनता अगर विद्रोह कर रही है तो कुछ त्रुटियां हम में भी है और कुछ सुधार करने भी चाहिए। ठीक है, तो वो एक तरीके से हमारे भारतीयों को असभ्य मानते थे, अशिक्षित मानते थे, और इसी कारण उन्होंने ये कदम उठाए। वो पूरे के पूरे इस लेसन में दिए गए हैं कि देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। कि अगर सामान्य जनता को हमने सभ्य बना दिया, अब सभ्य कैसे बनाएंगे? एजुकेशन से बनाएंगे, शिक्षा से बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे मान लो राष्ट्र को शिक्षित कर दिया हमने, तो शिक्षा या एजुकेशन की तरफ अंग्रेजों ने किस प्रकार से कदम बढ़ाए, किस प्रकार से परिवर्तन किया, उनके सोच क्या थी, हमारे भारतीय विचारकों की सोच क्या थी, ये सब हम इस लेसन में देखेंगे। जो वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है वो ऐसी की ऐसी ही हमारे सामने नहीं आई है, वो अनेक प्रकार के सुधारों के बाद हमारे सामने है। तो शुरुआत में शिक्षा का नाम ही कैसे चला, शिक्षा की जरूरत ही कैसे पड़ी, ये हम इस लेसन में देखेंगे। ये सब मैंने इस लेसन के बारे में लिखा है, चाहे तो आप खुद रीडिंग लगा सकते हैं। बाकी मैं बता देती हूँ कि हमने देखो पिछले लेसनों में ये देखा था कि राजाओं, नवाबों, किसानों, आदिवासियों पर अंग्रेजों के शासन का कैसा प्रभाव हुआ। अब इस लेसन में हम क्या देखेंगे? सामान्य जनता, जिसे हम प्रजा कह देंगे। ठीक है, सामान्य जनता और विद्यार्थियों पर ब्रिटिश शासन का कैसा प्रभाव रहा। ठीक है, अब विद्यार्थियों पर प्रभाव एजुकेशन से संबंधित ही रहेगा, तो इनके एजुकेशन से संबंधित क्या निर्णय थे जो सामान्य जनता को भी प्रभावित कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए, अंग्रेजों का लक्ष्य शासन और पैसा ही नहीं था, वो इसके साथ साथ सांस्कृतिक रीति रिवाज में बदलाव चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत के जो रीति रिवाजों की जगह कौन ले ले, हमारे यूरोपियन रीति रिवाज ले ले, और इसी कारण वे देसी समाज को सभ्य बनाना चाहते थे, भारतीयों को सभ्य और अच्छी प्रजा बनाना चाहते थे, ताकि ऐसी प्रजा बन जाए, यूरोपियन रीति रिवाजों में ढली हुई भारतीय प्रजा बन जाए जो ब्रिटिश शासन को सपोर्ट करे, जो ब्रिटिश शासन को भगवान माने। ठीक है, ब्रिटिश शासन को फॉलो करे। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, दो थोड़े हार्ड वर्ड्स आए हैं, आप एनसीईआरटी क्लास 8th हिस्ट्री में देख लीजिएगा, जो कि तो ये नोट्स हैं। तो वहाँ पर भाषाविद और प्राच्यवादी दो शब्द आए हैं। प्राच्यवादी मैंने कम्युनिटी में भी ये क्वेश्चन डाला था। देखिए, कम्युनिटी में वही क्वेश्चन मैं डालती हूँ जो एनसीईआरटी में दिए हुए होते हैं, तो आप उनका आंसर जरूर दें, उससे आपकी भी जो है थोड़ी अभ्यास हो जाता है। तो भाषाविद तो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार होता है, विद्यार्थी होता है, वो भाषाविद कहलाता है। प्राच्यवादी क्या होता है? एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोग, मतलब एशिया की जो अपनी संस्कृत भाषा है, अपने जो वेद है, पुराण है, अपने हिंदू धर्म ग्रंथ है, हमारी संस्कृति है, उसका ज्ञान रखने वाले, उसका अध्ययन करने वाले लोग प्राच्यवादी कहलाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला टॉपिक आ जाता है इस लेसन में, अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। ये हम देखेंगे कि ये एजुकेशन से संबंधित अंग्रेजों के कैसे विचार थे। तो सबसे पहले तो है एक तो प्राच्यवाद की परंपरा। प्राच्यवाद का क्या अर्थ देखा? प्राचीन हमारी संस्कृत के जो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ है, हमने हमारी जो धार्मिक संस्कृति है, ठीक है, उसका अध्ययन करना, उसमें विश्वास करना, ये प्राच्यवाद होती है। ठीक है, प्राच्यवाद प्राचीन हमारी जो धार्मिक संस्कृति है उसमें आस्था रखने वाले लोग, तो ये प्राच्यवादी है। तो देखो, हमारी प्राचीन धार्मिक संस्कृति में भारतीय तो विश्वास रखते ही थे, अंग्रेज भी विश्वास रखते थे। अनेक ऐसे अंग्रेज हुए जो हमारी प्राचीन संस्कृत जो हिंदू धर्म ग्रंथ है उनमें जो है बहुत ही आस्था रखते थे। उसमें सबसे पहला नाम आ जाता है विलियम जोन्स का। ठीक है, विलियम जोन्स और कोलब्रुक। तो जनरली ये क्वेश्चन यही ऐसा बन जाता है कि प्राच्यवाद के समर्थक थे विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस कोलब्रुक। ये अर्थ की बुक में दो का ही नाम दिया हुआ है,
जोन्स का और कोलब्रुक का, जो प्राच्यवाद में विश्वास रखते थे। तो जोन्स क्या कहते हैं, 1783 में विलियम जोन्स कलकत्ता आए थे और EIC द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात थे। कौन थे? विलियम जोन्स जूनियर जज के पद पर तैनात थे। ये भाषाविद तो थे ही, भाषाविद का मतलब अनेक भाषाओं का ज्ञाता, साथ ही ये फ्रेंच, अंग्रेजी और अरबी, फारसी जानते थे। ग्रीक व लैटिन का भी अध्ययन कर लिया था इन्होंने। इसके अलावा संस्कृत, कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और प्राचीन भारतीय पुस्तकों का भी इन्होंने अध्ययन शुरू कर दिया था। ये तो इनकी योग्यता हो गई। अब विलियम जोन्स कहना क्या चाहते हैं, तो ये प्रमुख प्राच्यवादी थे। ठीक है, हमारे जो भारतीय सांस्कृतिक जो विरासत है, हमारी भारतीय जो सांस्कृतिक संस्कृति है, किताबें हैं, उनमें इनका बहुत विश्वास था। क्या कहते थे ये, कि भारतीयों को इंडियन कल्चर ही पढ़ना चाहिए। जो इंडियंस के लिए कह रहे हैं, एक अंग्रेज होके कह रहे हैं कि भारतीयों को इंडियन कल्चर ही पढ़ना चाहिए और संरक्षक के रूप में जो है संरक्षक के रूप में काम करना चाहिए। किसको? ये मैंने लिख दिया है, अंग्रेजों को संरक्षक के रूप में काम करना चाहिए। मतलब भारतीय जनता को पुरानी जो इनकी धार्मिक किताबें हैं, जो संस्कृत के जो वेद उपनिषद है, वो ही पढ़ाओ और अंग्रेज उनके संरक्षक के रूप में काम करे। देखो कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं विलियम जोन्स। पुराने भारतीय संस्कृति का सम्मान करते थे ये, और ये यही चाहते थे कि अगर आप भारतीयों को पढ़ा रहे हो तो इनकी विरासत को ही पढ़ाओ, इनकी संस्कृति को पढ़ाओ। ठीक है, ये हो गया प्राच्यवाद, जिसके समर्थक थे विलियम जोन्स। दूसरे आते हैं प्राच्यवाद के समर्थक हेनरी टॉमस कोलब्रुक। हेनरी टॉमस कोलब्रुक भी प्राच्यवाद के समर्थक थे। संस्कृत व हिंदू ग्रंथों के विद्वान थे। इन्होंने खुद अपनी जो हिंदू ग्रंथ हैं, अपनी जो संस्कृत की किताबें हैं, वो पढ़ी थी। हेनरी टॉमस कोलब्रुक, नेथेनियल और जोन्स, ठीक है, ये जोन्स, हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल, इन तीनों ने मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। इस संस्था का गठन किया था इन्होंने, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। तीनों का नाम आता है जोन्स, कोलब्रुक और नेथेनियल, याद रखिएगा। इसके साथ में एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका का भी इन तीनों ने ही प्रकाशन किया था। तो सीधा सा क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो है कि संस्थापक कौन थे, तो कोलब्रुक, जोन्स और नेथेनियल। इसके साथ इन्होंने एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका भी निकाली थी। ठीक है, तो ये हो गए प्राच्यवाद और इनका समर्थन करने वाले अंग्रेज ऑफिसर। अब दोनों जोन्स और कोलब्रुक भारत व पश्चिम दोनों संस्कृतियों के प्रति गहरा आदरभाव रखते थे। देखो प्राच्यवाद में भी इनका विश्वास है, भारतीय संस्कृति में भी इनका विश्वास है, और पश्चिमी जहाँ से ये आए हैं यूरोपीय संस्कृति में भी इनका विश्वास है। अब थोड़े से इनके विचार हैं, ये जो ज़्यादा शॉर्ट मैंने किए नहीं, क्योंकि ये पढ़ के ही हम इनके विचारों को अच्छे से समझ जाएंगे। इसके अनुसार भारतीय सभ्यता प्राचीन काल के वैभव की शिखर पर थी, परंतु बाद में इसका पतन हो गया। भारत को समझने के लिए प्राचीन कानूनी ग्रंथों को समझना जरूरी है। ये देखिए कि अगर भारत को समझना चाहते हो तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों को समझो। हिंदू मुसलमानों के विचारों को इन्हीं से समझ सकते हैं। इनके पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। देखो जो प्राच्यवादी संस्कृति में विश्वास करते हैं कि प्राचीन धर्म ग्रंथों को पढ़ोगे ना तो ही भारत का भावी विकास हो सकता है। इस तरह अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिका निभा रहे थे कि भाई अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति का अभिभावक भी बनना चाहिए और मालिक भी बनना चाहिए। तो ये इस प्रकार से इनके विचार थे। अंग्रेजों का मानना था कि हिंदू मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वो पहले से परिचित है, जिसका वो आदर करते हैं, उसको महत्व देते हैं। तो नेचुरल है उनकी जो सभ्यता है, उनकी विरासत है, उनकी संस्कृति को ही वापस पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए शिक्षा के बारे में बात हो रही है, ठीक है, उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा नहीं दें, तभी अंग्रेज देशी जनता का दिल जीत सकते हैं और ये प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा ये विचार दिया जा सकता है कि भाई पुराने धर्म ग्रंथ या पुरानी विरासत ही भारतीयों को पढ़ाई जानी चाहिए, तभी ही उनका विकास हो सकता है और तभी एक अंग्रेज एक उम्मीद कर सकते हैं देशी जनता से कि वह अंग्रेज शासन का समर्थन करे। तो ये कैसा विचार है? ये प्राच्यवादी विचार है। प्राचीन संस्कृति में विश्वास करने वाले जोन्स और कोलब्रुक अंग्रेज ऑफिसर्स ने ये विचार दिया था। ठीक है, अब ये विचार देते ही देखो दो कदम उठाए गए अंग्रेज गवर्नमेंट के द्वारा। एक तो 1781 में, एक 1791 में, 10 साल के अंतर में। 1781 में मदरसा खोले गए जो अभी प्रेजेंट में भी है। मदरसा क्या है? अरबी भाषा में सीखने की जो संस्थान होती है ना, जो संस्था होती है, ये अरबी शब्द है। अरबी भाषा में सीखने की जगह को मदरसा कहते हैं। तो अरबी, फारसी और इस्लामिक कानून के अध्ययन के लिए जो जगह बताई गई, जो सीखने का स्थान फिक्स किया गया, उसको इन्होंने मदरसा कह दिया। ठीक है, तो मदरसा मतलब
इस्लामिक कानून ही नहीं है, अरबी और फारसी भी यहाँ पर बच्चा सीख रहा है। ठीक है, 1791 में इन्होंने एक कदम और बढ़ा दिया, बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी। अब बनारस हिंदू कॉलेज में क्या करें, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दे रहे हैं। तो अरबी फारसी इस्लामिक के लिए मदरसा खोल दिए, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय खोल दिया 1781 और क्रमशः 1791 में। तो ये दो स्टेप प्राच्यवाद पर आधारित थे। ठीक है, ये कैसी संस्थाएं हैं, ये प्राच्यवाद पर आधारित संस्थाएं हैं कि भाई जोन्स और कोलब्रुक कह रहे हैं कि इनको प्राचीन संस्कृति ही पढ़ाओ, तो यहाँ पर इनको प्राचीन संस्कृति ही, इनकी प्राचीन किताबें ही पढ़ाई गई। ठीक है, एक मुंशी वर्ड आता है, तो मुंशी उस व्यक्ति को कहते हैं जो फारसी पढ़ना जानता हो, पढ़ाना जानता हो, लिखना जानता हो। तो फारसी के विद्वान को मुंशी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हमने क्या देखा, सभी अंग्रेजी इस विचार से सहमत नहीं थे। हमें जोन्स और कोलब्रुक का नाम तो याद हो गया कि भाई ये प्राच्यवाद, ये भारतीय संस्कृति का सम्मान करते थे, लेकिन सबके सब अंग्रेज इसके समर्थक नहीं थे। इनमें से कई कहते थे कि प्राच्यवाद गलत है, भारतीयों को सभ्य तभी बना सकते हैं जब यूरोपीय संस्कृति और सभ्यता को पढ़ाएंगे। ठीक है, यूरोपीय इतिहास पढ़ाइए, भारतीय इतिहास नहीं। भारतीय इतिहास को पढ़ना मतलब प्राच्यवाद। तो ये अनेक ऑफिसर प्राच्यवाद के कटु आलोचक भी थे। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि प्राच्यवाद का समर्थन कौन कर रहा है और इसके लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। अब सभी इससे सहमत नहीं थे। ठीक है, एक बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेज ऑफिसर चाहते थे कि भारतीयों को प्राचीन संस्कृति, भारतीय विरासत नहीं पढ़ाई जाए। ठीक है, तो अब पूरब ने कई गलतियां की, पूरब की जघन्य गलतियां। तो पूरब, अच्छा देखिए, वो तो पश्चिमी विरासत है, जो अंग्रेज आए हैं ना, वो पश्चिमी उसको जैसे यूरोपीय संस्कृति या पश्चिमी संस्कृति हम कह देते हैं। ठीक है, पूरब की जघन्य गलतियां मतलब एशिया, पूरब में कौन आ रहा है, एशिया। तो पूरब की जघन्य गलतियां, भारत की कई गलतियां थी, तो वो क्या क्या है, कई अंग्रेज ऑफिसर्स ने भारत की गलतियां गिनवाई है, इसलिए भारत सभ्य नहीं बन पा रहा है। तो अब वो देखेंगे हम। ये आपने देख ही लिया। आरपीएससी लर्निंग वर्ड को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अगर आपको चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आ रही है, नोट्स पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, आपकी उपयोगी है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करके आपका सपोर्ट हमें ज़रूर दीजिए। साथ ही अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जो नोटिफिकेशन है नए वीडियो की वो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। तो पूरब ने कौन कौन सी गलतियां की, भारत ने कौन कौन सी गलतियां की शिक्षा से संबंधित, ये देखते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज अक्सर प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। ठीक है, सबसे पहले कौन सा विचार आया, प्राच्यवादी विचार आया, और प्राच्यवाद का विरोध 19वीं सदी के शुरुआत में होने लगा था। उनके अनुसार अब अंग्रेज ऑफिसर क्या कह रहे हैं कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों युक्त है। जो आप भारतीय संस्कृति पढ़ाने की बात कर रहे हो ना, तो ये आपका प्राचीन ज्ञान ही त्रुटि युक्त है और अमनोवैज्ञानिक है। ठीक है, अतः पूर्वी धार्मिक साहित्य, संस्कृत और अरबी की तुलना पश्चिमी वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पढ़ाना जाना चाहिए। अब अनेक ऑफिसर कह रहे हैं कि भाई प्राच्यवाद मतलब जो पुरानी संस्कृति, धार्मिक ग्रंथ पढ़ा रहे हो, ये त्रुटिपूर्ण है, और इन संस्कृत, अरबी और धार्मिक साहित्य की तुलना में आप पश्चिमी वैज्ञानिक तकनीकी पढ़ाओ, जिससे ये भारत सभ्य बन सके। ठीक है, इनमें मतलब पश्चिमी जो यूरोपीय ज्ञान है उनका समर्थन करने वालों में सबसे पहले नाम आता है जेम्स मिल का, और आता है मैकाले। मैकाले ने तो चेंज ही कर दिए थे, जेम्स मिल ने तो विचार रखे थे अपने, बाकी मैकाले ने तो चेंज ही कर दिए थे। मिल और मैकाले दोनों के दोनों समर्थक किसके थे, यूरोपीय शिक्षा के। क्या कहते थे कि भारतीयों का विकास अंग्रेजी शिक्षा या यूरोपीय शिक्षा पद्धति से ही संभव है। तो अभी हमने प्राच्यवाद के, भारतीय संस्कृति के सपोर्टर देखे थे जोन्स और कोलब्रुक। अब यहाँ पर पश्चिमी शिक्षा के सपोर्टर है, यूरोपीय शिक्षा पद्धति के सपोर्टर है जेम्स मिल और थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ठीक है, थॉमस बेबिंगटन मैकाले ये प्रमुख आलोचक थे प्राच्यवाद के। ये भारत को असभ्य देश मानते थे और अंग्रेजी शिक्षा को ये बढ़ाना चाहते थे। अब इनके विचार आगे पढ़ेंगे। इसके साथ में एक शब्द आया है यहाँ पर, वर्नाक्यूलर। वर्नाक्यूलर ये शब्द स्थानीय भाषा और स्थानीय बोलियों के लिए प्रयोग किया जाता था, वर्नाक्यूलर शब्द। ठीक है, तो अब मैकाले क्या कह रहे हैं कि भारत एक असभ्य देश है, और उनके अनुसार पूरी ज्ञान इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं है। पूरी ज्ञान मतलब जो भारत की जो प्राचीन संस्कृति, विरासत और सभ्यता का ज्ञान है ना, वो इंग्लैंड की प्रगति की होड़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इंग्लैंड की प्रगति की तुलना नहीं कर सकता भारत का ज्ञान, इसलिए भारतीयों के विकास के लिए यूरोपीय ज्ञान ही
जो है एक अच्छा रास्ता है इनको सभ्य बनाने का। ठीक है, मैकाले का एक स्टेटमेंट याद रखेंगे हम, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना, देखिए दोस्तों, एक अच्छे यूरोपीय कोई पुस्तकालय ले लीजिए, ओनली उसका एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। मतलब भारत और अरब का जो देसी साहित्य है ना, उसकी तुलना सिर्फ एक यूरोपीय पुस्तकालय के एक खाने, एक पार्ट से इन्होंने तुलना की है मैकाले ने। तो अब देख लीजिए आप, भारत और अरब देशों के साहित्य की तुलना में इन्होंने किस प्रकार से यूरोपीय साहित्य को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। ये मैकाले का स्टेटमेंट है। मैकाले ने भारत में अंग्रेजी सिखाने पर जोर दिया और कहा कि अंग्रेजी ज्ञान से भारतीयों को दुनिया का श्रेष्ठ साहित्य पढ़ने का मौका मिलेगा, कि अगर आप अंग्रेजी सीखोगे तो आप दुनिया का हर प्रकार का साहित्य पढ़ सकते हो। इस प्रकार अंग्रेजी पढ़ाना भारतीयों को सभ्य बनाने और उनकी रुचि और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है मैकाले के अनुसार। मैकाले के मिनट्स मतलब विवरण को कहते हैं। मैकाले का मिनट्स मतलब विवरण के आधार पर ही 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो ये मैकाले ने 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित करवा दिया, जिसमें इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस स्कूल कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। ठीक है, इन्होंने 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित करवाया और मैकाले ने इस बात पर जोर दिया कि कलकत्ता में जो मदरसे खुले हुए हैं, बनारस में जो संस्कृत कॉलेज खुला हुआ है, हिंदू कॉलेज खुला हुआ है, उसको प्रोत्साहन न दें, क्योंकि इसके प्रोत्साहन से भारतीय संस्कृति फैलेगी जो उपयोगी नहीं है मैकाले के अनुसार। ठीक है, अब देखो इन संस्थानों को एक कितना बड़ा जो है स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने। इन संस्थानों को अपने आप शरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी है। देखिए दोस्तों, ये स्टेटमेंट मैकाले का है और हमें याद होना चाहिए। मैकाले ने क्या कहा? अंधकार के मंदिर बता दिया। किसको? ये प्राच्यवादी संस्थानों को। प्राच्यवादी संस्थान अभी हमने पढ़े थे 1781 और 1791 में, दो ही, एक तो मदरसे स्थापित किए थे, एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित किया था, कॉलेज स्थापित किया था। ठीक है, तो इन्होंने कहा किसकी संज्ञा दे दी इनको? अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दे दी कि ये अंधकार के मंदिर है जो प्राच्यवादी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। ये किसका स्टेटमेंट है? ये मैकाले का स्टेटमेंट है। ठीक है, इस प्रकार अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी का दबाव पड़ा और अंग्रेजी किताबें छपने लगी। तो ये हमने दो देखे, जोन्स और मैकाले के विचार देखे कि अंग्रेजी शिक्षा से ही भारतीयों का उद्धार हो सकता है। ठीक है, अब ये आपने देख लिया। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा अगर नोट्स अच्छे हैं, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिएगा, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब देखो, ये दो टॉपिक हमारे हो गए कि प्राच्यवाद में कौन विश्वास रखता है, भारतीय संस्कृति में कौन विश्वास रखता है, और भारतीय संस्कृति का कौन विरोध कर रहा है, अंग्रेजी शिक्षा का कौन समर्थन कर रहा है, मैकाले और जोन्स। अब तीसरी बात आती है व्यवसाय के लिए शिक्षा। अब ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी में तो शिक्षा चलनी ही चाहिए। अब व्यवसाय के लिए शिक्षा के लिए जो है रोजगार के लिए शिक्षा के लिए अंग्रेजों ने कौन से कदम उठाए, ये देखेंगे। देखिए वुड्स डिस्पैच। अब देखिए वुड्स डिस्पैच हम बहुत बार देखते हैं, एग्जाम में भी सीधा सीधा पूछा जाता है। बड़ा सरल और बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से अर्थ की एनसीईआरटी में बताया गया है वुड्स डिस्पैच को। अब वुड्स डिस्पैच सबसे पहले तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका वुड्स डिस्पैच का उद्देश्य स्कूल और हायर एजुकेशन, भाई स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों में इंग्लिश के पक्षधर जो है वुड्स डिस्पैच थे। ठीक है, तो वुड्स डिस्पैच किस किस शिक्षा के पक्षधर थे? कि स्कूल की शिक्षा और हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज की शिक्षा में अंग्रेजों को लेकर आओ, अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया वुड्स डिस्पैच ने। ये तो हो गई इसके एम की बात। अब 1854 में आ रहा है वुड्स डिस्पैच। कब आ रहा है? 1854 में आ रहा है। 1857 की क्रांति के पहले ही इन्होंने ये कदम उठा लिए। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा था। ठीक है, कंपनी के नियंत्रण मंडल का अध्यक्ष चार्ल्स वुड नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र या वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। तो वुड्स का नीति पत्र या वुड्स डिस्पैच क्या है? स्कूल शिक्षा और कॉलेज शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया वुड्स डिस्पैच ने। ठीक है, और चार्ल्स वुड कौन थे? ये इनका एजुकेशन डिपार्टमेंट का अध्यक्ष था। ठीक है, तो उसका नाम था चार्ल्स वुड और उसके नाम से ये वुड्स डिस्पैच हो गया। कब आया? 1854 में आया। क्यों आया? स्कूल और हायर एजुकेशन में अंग्रेजी शिक्षा के लिए आया। ठीक है, क्या था वुड्स डिस्पैच में?
प्राच्यवादी ज्ञान की जगह यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से व्यवहारिक व आर्थिक लाभ होंगे। ये बात बताई वुड्स डिस्पेस ने। प्राच्यवादी जो ज्ञान को बंद करो, यूरोपीय ज्ञान को फैलाओ। यूरोपीय शिक्षा से व्यवहारिक और आर्थिक लाभ होंगे भारतीयों को। यूरोपीय शिक्षा से ही भारतीय व्यापार और वाणिज्य का विकास हो सकता है। अब व्यापार और वाणिज्य का विकास तो होगा ही, भारतीय संसाधनों के विकास का महत्व भी भारतीय समझेंगे अंग्रेजी शिक्षा से। यूरोपीय जीवन शैली से भारतीय रुचि व जीवन शैली बदल जाएगी, तभी भारतीय यूरोपीय चीज़ों को अपनाना व खरीदना शुरू करेंगे। इनका मतलब है कि आप अंग्रेजी शिक्षा अगर स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन में अंग्रेजी शिक्षा पर बल दे रहे हो वुड्स डिस्पेस के अकॉर्डिंग, तो भारतीय जो है यूरोपीय रुचि और जीवन शैली को अपनाने लग जाएंगे। अब यूरोपीय जीवन शैली और नीति मूल्यों को अपनाने लग जाएंगे, संस्कृति को अपनाने लग जाएंगे, तो यूरोपीय चीज़ों को पसंद करेंगे। यूरोपीय चीज़ों को पसंद करेंगे तो यूरोपीय सामान की यहाँ पर खरीद बढ़ जाएगी। तो ये इनका एम था वुड्स डिस्पेस का। यूरोपीय शिक्षा से भारतीय सत्यवादी, ईमानदार और चरित्रवान बनेंगे। ये बता रहे हैं कि आप अंग्रेजी शिक्षा दो, इससे ये जो है होनेस्ट भी होंगे, सत्यवादी होंगे, चरित्रवान होंगे, जिससे कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारी की कमी नहीं रहेगी। तो ये चाहते थे, अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे अंग्रेजी शिक्षा के जरिए, और EIC के पास एक भरोसेमंद कर्मचारियों को पहुंचाना चाहते थे अंग्रेजी शिक्षा के बल पर। ठीक है। 1854 के वुड्स डिस्पेस के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन हुआ। देखिए, पहले सरकारी शिक्षा विभाग नहीं थे, तो सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया ताकि शिक्षा संबंधी मामलों पर सरकार का नियंत्रण हो सके। पहले शिक्षा पर गवर्नमेंट का नियंत्रण नहीं था। अब 1854 के वुड्स डिस्पेस के बाद में सरकारी शिक्षा विभागों का इन्होंने जो है गठन कर लिया, और इससे सरकार का नियंत्रण एजुकेशन पर भी हो गया। ठीक है। विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था का विकास किया इन्होंने। कलकत्ता, बंबई, मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की। स्कूली शिक्षा व्यवस्था के परिवर्तन का प्रयास किया। तो दोनों ही बातें हैं। वुड्स डिस्पेस किसके लिए आया है? स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिक्षा के लिए। ठीक है। तो कॉलेज शिक्षा के लिए कलकत्ता, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की, और इसके लिए स्कूली शिक्षा को भी अंग्रेजी माध्यम बनाने की पूरी कोशिश इन्होंने की। ये वुड्स डिस्पेस है। कब आया? 1854 में आया। इसका हेड कौन था? वुड्स डिस्पेस था। एम क्या था? स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा में परिवर्तन करना, माध्यम इंग्लिश मीडियम बना देना। ठीक है। इसके बाद में एक नैतिक शिक्षा की मांग करके एक छोटा सा आलेख आया है, लेसन में आप देख लीजिएगा, 8th में 6th लेसन में। तो ये ऐसा का ऐसा लेख मैंने यहाँ लिखा है। यहाँ पर नैतिक शिक्षा की भी मांग हुई, मतलब वो असभ्य मान रहे थे हमारे भारतीयों को कि ये तो असभ्य हैं। अब ये सभ्य कैसे बनेंगे? अंग्रेजी शिक्षा से बनेंगे। ठीक है। तो अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा की भी मांग की गई, मोरल एजुकेशन की भी मांग की गई। अभी चलता है ना, जैसे स्टोरीज बच्चों को पढ़ाई जाती है, जिससे कुछ बच्चों में मोरल एजुकेशन जो है दी जाती है, तो वैसे ही मोरल एजुकेशन की मांग आई। ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक व नैतिक शिक्षा पर बल दिया। ठीक है। जो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, उन्होंने व्यवहारिक और नैतिक शिक्षा पर बल दिया, जो ईसाई धर्म शिक्षा से ही संभव थी। ये ईसाई प्रचारक क्या कहते थे? ईसाई धर्म अपनाओगे ना, तभी तुम्हारा नैतिक विकास हो सकता है। 1813 तक तो EIC इसके विरुद्ध थी। ठीक है। ये चाहती थी कि ये इस प्रकार से ईसाई धर्म का प्रचार नहीं करे। क्यों? क्योंकि ईसाई धर्म शिक्षा के प्रचार से सामान्य जनता में असंतोष उत्पन्न हो सकता है, और जनता शासन पर शक भी कर सकती है। ठीक है। अगर आप जबरदस्ती ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करोगे। ठीक है। स्थानीय रीति रिवाज, व्यवहार, मूल्य व धार्मिक विचारों के छेड़छाड़ से जनता भड़क सकती है, ऐसा अंग्रेज मानते थे। तो इन्होंने ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया ईसाई प्रचारकों को। लेकिन ईसाई प्रचारकों ने क्या किया? अपनी कोशिश जारी रखी और सेरामपुर में अपना मिशन खोला। तो ईसाई प्रचारकों ने भारत में कहाँ से अपना मिशन स्टार्ट किया? ईसाई धर्म की स्थापना के लिए सेरामपुर से जो है स्टार्ट किया। सेरामपुर 1800 में एक छापाखाना लगा दिया इन्होंने। 1818 में एक कॉलेज ही खोल दिया ईसाई प्रचार के लिए। 19वीं सदी में पूरे भारत में ईसाई प्रचारक स्कूल खोले गए। तो 19वीं सदी तक काफ़ी इनका ईसाई धर्म प्रचारकों का बोलबाला हो गया। लेकिन 1857 के बाद में EIC इनको प्रत्येक सहायता देने लग गई थी बीच में। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद में समझ गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी कि अब अगर ईसाई धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा तो धर्म के छेड़छाड़ से 1857 की क्रांति हो गई है, आगे हम निकल भी सकते हैं यहाँ से। तो इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से ईसाई धर्म प्रचारकों को सहायता देना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इससे जनता वापस भड़क सकती थी। तो एक छोटा सा नोट आया था, सेरामपुर करके आया है। ठीक है। अब इसके आगे भी इसी से संबंधित है। देखो,
स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक थे विलियम केरे। इन्होंने सोरामपुर मिशन की स्थापना की। तो देखो सोरामपुर किससे संबंधित है? ईसाई प्रचार से संबंधित है, ईसाई धर्म के प्रचार और एस्टेब्लिशमेंट से संबंधित है, ठीक है। और सोरामपुर में ईसाई प्रचार सर्वाधिक किसने किया? तो स्कॉटलैंड के प्रचारक थे विलियम केरे। तो विलियम केरे का संबंध सोरामपुर से था। और कलकत्ता हुगली नदी के तट पर सोरामपुर कॉलेज जो है आप चित्र में भी देख लीजिएगा, ये है सोरामपुर कॉलेज। तो सोरामपुर कॉलेज स्थापित करके इन्होंने ईसाई धर्म का बहुत ही जोर शोर से प्रचार प्रसार किया। अब ये तो आप देखते ही जा रहे हैं दोस्तों। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आरपीएससी लर्निंग वर्ड को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अब हमने देख लिया कि प्राच्यवाद का समर्थन कर रहे हैं, प्राचीन संस्कृति का समर्थन कर रहे हैं। कई विद्वान कह रहे हैं कि अंग्रेजी शिक्षा पर बल दो। वुड्स डिस्पैच आ रहा है कि अंग्रेजी माध्यम ही बना दो, भारत में पढ़ने का माध्यम ही अंग्रेजी होना चाहिए, ठीक है। अब अगर इस प्रकार से अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए तो अब सबसे पहले वो काम कहाँ करेंगे? स्कूल व्यवस्था पे करेंगे। और अंग्रेजों के आने के पहले हमारे यहाँ पर स्कूल व्यवस्था ठीक नहीं थी, स्थानीय पाठशालाएं थी, ठीक है। जगह जगह गुरुकुल वगैरह बने हुए थे, आश्रम वगैरह बने हुए थे, वहाँ से जो गुरु है वो बच्चों को पढ़ा रहा था। मतलब सभी बच्चों में एजुकेशन नहीं थी, जगह जगह गुरुओं के द्वारा स्थानीय तौर पर पाठशालाओं में प्रयास किया जा रहा था। तो अब इन स्थानीय पाठशालाओं का क्या होता है? जब मीडियम में इंग्लिश कर दिया गया, गवर्नमेंट ने एजुकेशनल डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश कर दिया और एजुकेशन को अपने अंडर में ले लिया, तो स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ ये देखते हैं। तो विलियम एडम की रिपोर्ट देखते हैं सबसे पहले। विलियम एडम कौन थे? स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक थे। ये विलियम एडम भी ईसाई प्रचारक थे स्कॉटलैंड के। तो इनकी रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा? 1830 के दशक में विलियम एडम ने बंगाल और बिहार का दौरा किया। तो विलियम एडम ने बंगाल और बिहार का दौरा किया था, ये ध्यान रखिएगा आप एजुकेशन के लिए। कंपनी ने विलियम एडम को देसी स्कूली शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा दिया। तो सबसे पहले देसी स्कूली शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा किसे दिया गया? विलियम एडम को दिया गया 1830 के दशक में, ठीक है। अब इनकी रिपोर्ट क्या कहती है विलियम एडम साहब की, ये देखते हैं हम। तो इनकी रिपोर्ट ये कह रही है बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा स्कूलें थी। देखिए 1 लाख से ज़्यादा स्कूलें बंगाल और बिहार में ही थी, स्थानीय स्कूलें। स्कूल में 20 से ज़्यादा विद्यार्थी, एक स्कूल में 20 से ज़्यादा विद्यार्थी होते ही नहीं थे। ये पाठशालाएं संपन्न लोग और स्थानीय समुदाय चला रहे थे। कई स्कूलें केवल गुरु ही चला रहे थे, ठीक है। कोई सिस्टम नहीं था, मतलब फीस फिक्स नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं थी, मौखिक शिक्षा देते थे। कुर्सियाँ, बेंच, ब्लैक बोर्ड नहीं थे, हाजिरी नहीं होती थी, है ना, डिसिप्लिन नहीं था। सालाना परीक्षाएं जो अपनी अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षाएं होती है वो कुछ भी नहीं थी। पाठशालाएं बरगद के नीचे चालू कर लेते थे, या गांव के किसी दुकान या मंदिर में या गुरु के घर पर ही लग जाती थी। उनका कोई टाइम टेबल नहीं था, ठीक है। माँ बाप की इनकम के आधार पर फीस तय थी, ठीक है। अमीर माँ बाप ज़्यादा फीस दे देते थे, गरीब बहुत ही कम देते थे या ना के बराबर देते थे। मौखिक सारी की सारी एजुकेशन मौखिक होती थी, ओरल होती थी। अलग अलग कक्षाएं नहीं थी, सभी एक साथ बैठते थे। अलग अलग कक्षाएं नहीं थी, मतलब कोई मान लो नेक्स्ट क्लास में चला गया, ठीक है, मतलब प्रमोट हो गया कोई बच्चा, आगे क्लास में चल गया, वो चीज़ें उसने सीख ली, तो उसके लिए कोई अलग क्लास नहीं थी। वहीं पर टीचर उससे अलग से बात कर लेते थे। यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल थी। अब टाइम टेबल नहीं था, तो कृषि प्रधान भारत रहा है, तो फसलों की कटाई के समय बच्चे भी खेतों में काम करवाते थे। तो फसलों की कटाई के समय क्या होता था? स्कूलें बंद हो जाती थी, बच्चे ही नहीं आते तो स्कूलें कैसे चलेगी? और अनाज निकलने के बाद वापस शुरू होती थी। तो इस प्रकार की सिस्टम थी। ये विलियम एडम ने बताया कि इस प्रकार से आपकी स्कूली व्यवस्था है, स्थानीय स्कूली व्यवस्था है। अब अंग्रेजों ने इस स्थानीय पाठशालाओं पर अपने नियम, अपने अनुशासन, अपने दिनचर्या कैसे स्थापित किए ये देखिए। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी अब नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित परीक्षणों, मतलब रेगुलर जो एग्जाम्स है उनको स्थापित करती है। अब स्कूलों को व्यवस्थित करने के लिए अंग्रेजों ने अनेक कदम उठाए। देखिए, पंडितों को सरकारी नौकरी पर रखा। अब अलग से टीचर्स की वहाँ पर व्यवस्था थी नहीं, तो उन पंडितों को ही सरकारी नौकरी पर रख लिया अंग्रेजों ने। एक पंडित को 4 से 5 स्कूलों की देखरेख पर रखा। पंडित समय समय पर रिपोर्ट सरकार को भेजते और शिक्षा में सुधार करते, ठीक है। वार्षिक परीक्षा की रूपरेखा तैयार की गई। विद्यार्थियों को नियमित फीस देने के लिए कहा गया, नियमित कक्षाओं में आने के लिए कहा गया और अनुशासन का पालन करने के लिए कहा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको फसल की कटाई के समय आप रुक जाओगे, बाद में स्कूल आओगे, ठीक है, तो इस प्रकार से बंद कर दिया गया।
नए नियमों पर चलने वाले स्कूलों को सरकारी अनुदान मिलने लगे, अब सरकार फंड देने लगी उनको। नए नियमों में कटाई के समय यदि बच्चा स्कूल ना आए तो इसे अनुशासनहीनता समझा जाता था। मतलब अभी जो स्कूलें चल रही है ना, इस प्रकार से सिस्टम में लेके आ गए अंग्रेज उन अपनी स्थानीय पाठशालाओं को। ठीक है, अब अंग्रेजों का तो सिस्टम था, अंग्रेजी शिक्षा लागू करने के लिए इस प्रकार से उन्होंने अनेक कदम उठाए। क्या राष्ट्रीय शिक्षा की भी वहाँ पर कोई बात हो रही थी, या राष्ट्रीय शिक्षा की भी कई विचारक बातचीत कर रहे थे, वो देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा मतलब वो ही आ गया, राष्ट्रीय शिक्षा मतलब अब प्राच्यवाद में कह रहे हैं कि पुरानी विरासत, सभ्यता या संस्कृति की शिक्षा दो। ठीक है, अंग्रेज कह रहे हैं कि हमारे यूरोपियन शिक्षा प्रणाली में भारत को ढालेंगे तभी सभ्य बनेगा। उन्होंने कदम भी उठा दिए, स्थानीय पाठशालाओं को भी सिस्टम में लेके आ गया। लेकिन हमारे अनेक विद्वान थे जो राष्ट्रीय शिक्षा की बात कर रहे थे। राष्ट्रीय शिक्षा की मतलब अब अनेक विचारक जो अंग्रेजी भी पढ़ लिख चुके थे, हमारे भारतीय संस्कृति का भी ज्ञान रखते थे, अब वो कह रहे थे कि नहीं, हमारे भारत के युवाओं को, हमारे भारत के बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा का मतलब देश के प्रति देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो, देश की विरासत और संस्कृति को बच्चा समझे, देश के इतिहास को बच्चा समझे, ऐसी शिक्षा पद्धति को राष्ट्रीय शिक्षा कहेंगे। तो ऐसी शिक्षा पद्धति लागू करनी चाहिए। तो ये किन्होंने कहा, ये देखेंगे। अंग्रेजों के अलावा बहुत सारे भारतीय विचारक भी शिक्षा पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलाव से प्रभावित कुछ भारतीय मानते थे कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। जो यूरोप से प्रभावित थे ना, वो अपने भारतीय विचारक जो अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, वो चाहते थे कि पश्चिमी शिक्षा भारत में होनी चाहिए, जिससे आधुनिकीकरण में ये सक्षम है, बच्चों को जो है आधुनिकीकरण ये बच्चों का कर सकती है। परंतु अनेक भारतीय क्या मानते थे, पश्चिमी शिक्षा के बिल्कुल प्रबल विरुद्ध थे। पश्चिमी शिक्षा के एक पूर्ण रूप से विरुद्ध कौन थे, महात्मा गांधी थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। ये क्या कह रहे हैं दोनों, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, ये स्टेटमेंट याद रखेगा। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का। अब महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी थे, तो वो किस प्रकार की शिक्षा के पक्षधर थे, ये देखिए। महात्मा गांधी ये मानते थे कि औपनिवेशिक शिक्षा मतलब अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा करती है। अपनी जो हिंदी भाषा है, अपनी जो संस्कृत भाषा है, उसके प्रति हीनता का भाव पैदा करती है, और इसके प्रभाव से भारतीय पश्चिमी शिक्षा को श्रेष्ठ मानते हैं। भाई अंग्रेजी शिक्षा पढ़ेगा तो बच्चा अंग्रेजी शिक्षा को बेस्ट मानेगा, ठीक है, तथा अपनी संस्कृति को हीन समझने लग जाते हैं। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को दास बना रही है, ये देखिए, दास बना रही है, ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी का था। महात्मा गांधी ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों में प्रतिष्ठा व स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित कर सके। तो ऐसी शिक्षा भारत के विद्यार्थियों को दी जानी चाहिए जो भारतीय विद्यार्थियों में प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का जो भाव है वो पुनर्जीवित कर सके। गांधी मानते थे कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। गांधी इसके कट्टर समर्थक थे कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा दो। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना रही है, ठीक है, गुलाम बना रही है, दास बना रही है, अपाहिज बना रही है, और अपनी ही भूमि पर अजनबी बना रही है, ये महात्मा गांधी कहते थे। पश्चिमी शिक्षा मुख्य ज्ञान की अपेक्षा पढ़ने लिखने पर केंद्रित है, मतलब ओरल ज्ञान नहीं देती है, वो पढ़ने लिखने पर ही ज़्यादा जोर देती है। इससे जो जीवन के जो अनुभव है, व्यवहारिक ज्ञान है, उससे बच्चा उपेक्षित ही रह जाता है। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा में व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। साक्षरता किसे मानते थे गांधी जी, साक्षरता यानी पढ़ने व लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती है। भाई पढ़ने लिखने पर अंग्रेजी शिक्षा ज़्यादा जोर दे रही है, तो ये कह रही है कि साक्षरता, गांधी जी कह रहे हैं कि साक्षरता का मतलब पढ़ना लिखना ही नहीं होता है, इसके लिए हुनर भी सीखना चाहिए। शिक्षा का मतलब उसको हस्तकला भी आए, कोई गुण भी आए, बच्चे में कुछ हुनर भी सीखे, इससे उसके समझने और मस्तिष्क की क्षमता का विकास होने में मदद मिलती है। तो ये गांधी जी के विचार थे। मतलब पूर्ण रूप से ये हस्तकला, हुनर, हाथ के कौशल, व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव की अगर बात करते हैं तो वो गांधी जी की शिक्षा है, ठीक है। अब जो है रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनके विचार कैसे हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर और उनका शांति निकेतन। शांति निकेतन क्या है, बहुत से बच्चों में कन्फ्यूजन रह जाता है। तो शांति निकेतन एक स्कूल है जो किसने खोला, टैगोर ने खोला, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन क्या है, ये देखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में खोली, ठीक है, शांति निकेतन 1901 में शुरू की। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल से टैगोर चिढ़ते थे। वे वहाँ पर क्या लगता था उनको, उनका दम घुटता था, वो मनचाहा नहीं कर सकते थे। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने ऐसा स्कूल खोलने के लिए सोचा जहाँ बच्चे मुक्त और स्वतंत्र हो। तो मुक्त और स्वतंत्र शिक्षा का पक्ष किसने लिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वे अपने विचारों व आकांक्षा को समझ सके, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। तो टैगोर के अनुसार कैसा होना चाहिए एजुकेशनल सिस्टम, बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होता है, बच्चा अपने आप सीखे,
वह कड़े बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। तो स्वतंत्र होकर, बंधनों से मुक्त होकर, जीवन के अनुभव के आधार पर प्राकृतिक परिवेश में अगर बच्चा सीखे तो वो ही शिक्षा है, ऐसा टैगोर कहते हैं। अब बच्चा प्राकृतिक परिवेश में पढ़े, बंधनों से मुक्त होकर पढ़े, अनुशासन से फ्री होकर पढ़े, वो टैगोर के अनुसार शिक्षा है। लेकिन शिक्षक कैसा होना चाहिए टैगोर के अनुसार? तो शिक्षक कल्पनाशील होना चाहिए। देखो टैगोर कहते हैं शिक्षक कल्पनाशील होना चाहिए, बच्चों को समझता हो ऐसा टीचर होना चाहिए, बच्चों में उत्सुकता उत्पन्न करने वाला टीचर होना चाहिए, और बच्चों में किसी भी चीज के बारे में, किसी भी ज्ञान के बारे में जानने की चाह या इच्छा उत्पन्न करने वाला टीचर होना चाहिए, जिससे बच्चा जो है पढ़ाई की ओर, ज्ञान की ओर खुद ही आकर्षित हो सके। तो इस प्रकार का शिक्षक चाहते हैं टैगोर। अब टैगोर, अब ये सारे स्टेटमेंट देख के इसका जो है रिजल्ट क्या निकला कि टैगोर क्या चाहते हैं? सृजनात्मक शिक्षा के पक्षधर हैं। तो सृजनशील शिक्षा के पक्षधर कौन है? टैगोर। सृजनात्मक शिक्षा प्राकृतिक परिवेश में ही संभव हो सकती है। तो प्राकृतिक परिवेश की बात कौन करते हैं? टैगोर। और टैगोर ने शांति निकेतन में बच्चों को अधिक से अधिक प्राकृतिक परिवेश में ही शिक्षा देने का कार्य किया था, आप चित्र में देख सकते हैं। अब इसी कारण कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में स्कूल खोलने का इन्होंने फैसला लिया। उन्हें ये जगह निर्मल शांति से भरी, मतलब शांति निकेतन दिखाई दी। तो कलकत्ता में ही इन्होंने 100 किलोमीटर दूर ये शांति निकेतन खोला। अब शांति निकेतन का अर्थ आपके सामने है, निर्मल शांति से भरी जगह। ठीक है। प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे स्वाभाविक सृजनात्मकता को विकसित कर सकते थे यहाँ शांति निकेतन में। अब ये हो गई टैगोर। मतलब महात्मा गांधी हस्तकला से संबंधित थे। ठीक है, कि बच्चों को हुनर या बच्चों में कोई जो हस्तकला आनी चाहिए, है ना, एजुकेशन के साथ साथ मतलब जीवन का अनुभव होना चाहिए। टैगोर कह रहे हैं बच्चों को स्वतंत्र, मुक्त, बंधनों से मुक्त होकर प्राकृतिक परिवेश में सृजनात्मक शिक्षा दो, ये टैगोर कहते हैं। ठीक है। अब देखो टैगोर और गांधी जो शिक्षा में एक जैसी राय रखते थे, लेकिन फिर भी इनमें कुछ फर्क था। ये फर्क देखिएगा आप, भाई करीब करीब एक जैसी राय हो गई उनके हस्तकला की और अनुभवों पर आधारित, और टैगोर की हो गई सृजनात्मक शिक्षा। लेकिन फर्क क्या है, ये फर्क देखिए। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता, प्रौद्योगिकी और मशीनों की उपासना के कट्टर आलोचक थे। गांधी जी क्या कहते थे कि उनको भारतीय विरासत, सभ्यता या संस्कृति की ही पहचान होनी चाहिए भारतीयों को, यूरोपीय की नहीं। तो जो यूरोपीय प्रौद्योगिकी, मशीनों, इनके कट्टर आलोचक थे। जबकि टैगोर क्या कहते थे? पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का मिश्रण चाहते थे। तो दोनों में आप फर्क समझ गए। गांधी जी तो प्रौद्योगिकी, मशीनी और पश्चिमी सभ्यता के कट्टर आलोचक थे। टैगोर कहते थे कि भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति, सभ्यता को मिक्स कर दो और फिर बच्चों को शिक्षा दो। ठीक है। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी बल दिया। मतलब टैगोर मिक्स शिक्षा चाहते थे, भारत और यूरोप की। गांधी जी केवल भारत की शिक्षा चाहते थे। गांधी जी कहते थे कि केवल मात्र पढ़ना ही शिक्षा नहीं है, बच्चों को हाथ का हुनर, वास्तविक अनुभव, हस्तकला, कुछ ना कुछ आना चाहिए जिससे वो कमाकर खा सके, जीवन में उनके काम में आ सके। टैगोर कहते थे कि दोनों को मिक्स करके बच्चों को पढ़ाओ। ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी भी पढ़ाओ और भारतीय कला संस्कृति भी पढ़ाओ, और यूरोपियन जो अंग्रेजी भाषा वगैरह, प्रौद्योगिकी वगैरह का ज्ञान भी इनको होना चाहिए। तो ये बेसिक फर्क था इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर अपना करीब लेसन कंप्लीट होता है दोस्तों, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये वापस देखिएगा। इस प्रकार अनेक लोग राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे। अब राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में दो ही लोगों की सोच यहाँ 8th क्लास में 6 चैप्टर में दी हुई है, टैगोर की और महात्मा गांधी की। ठीक है। इसके अलावा अरविंदो घोष की भी यहाँ विचार दिया गया है। अभी उस पर भी बात करते हैं। कुछ अंग्रेजी शिक्षा में ही परिवर्तन चाहते थे और कुछ क्या कहते थे, अंग्रेजी शिक्षा और भारतीय शिक्षा को मिक्स कर दो फिर पढ़ाओ। ठीक है। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इसकी बहस आज़ादी के बाद में भी जारी रही। अब हमने इस लेसन में क्या देखा? विलियम जोन्स कोलब्रुक ये प्राचीन संस्कृति का सम्मान करते हैं, प्राचीन सांस्कृतिक सभ्यता का अध्ययन करने पर बल देते हैं। टैगोर ने क्या कहा? प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा दो। मैकाले ने क्या कहा? अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाओ। महात्मा गांधी ने क्या कहा? ये अंग्रेजी शिक्षा के पूर्ण रूप से विरुद्ध थे। ठीक है, ये हस्तकला के पक्षधर थे और पाठशालाओं में जो है गुरु यहाँ पर पढ़ाई करते थे। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें यहाँ पर आ गई क्वेश्चंस के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, जिससे जो भी नए वीडियोज़ की न्यू नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलती रहे। अभी मैंने बात की
यहाँ पर इसी चैप्टर में अरविंदो घोष के भी विचार दिए गए हैं, वो भी हम देखेंगे। 15 जनवरी 1908 में बॉम्बे मुंबई में एक संभाषण हुआ था, ठीक है। वहां पर राष्ट्रीय शिक्षा की बहस हो रही थी, तो राष्ट्रीय शिक्षा के मुद्दे पर अरविंदो घोष बोले थे। क्या कहा था इन्होंने? शिक्षा का लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना, मतलब शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों में देशभक्ति की भावना आनी चाहिए। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों का चिंतन करवाना बच्चों को बहुत जरूरी है। मतलब अपने जो भारतीय योद्धा है, जो हमारे अपने योद्धा है, उनके साहसिक कार्यों का बच्चों के सामने जो है वर्णन होना चाहिए, है ना। अपने इतिहास को बच्चा पढ़े, जिससे देशभक्ति का भाव बच्चों में जागे। एक तो ये कह रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जिससे मातृभाषा के प्रति बच्चे की भक्ति जगे। छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, ये कह रहे हैं। साथ ही आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों और लोकप्रिय शासन व्यवस्था में पश्चिमी देशों के अनुभवों का लाभ भी उठाना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि भैया मूल के साथ जुड़े रहो, इतिहास के साथ जुड़े रहो, राष्ट्रीयता का भाव होना चाहिए, ठीक है। अपनी सभ्यता और संस्कृति का बच्चा रिस्पेक्ट करे, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन साथ में अगर कोई दुनिया में नए वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, कोई लोकप्रिय शासन व्यवस्था हो रही है, उसके भी लाभ हमारे भारतीय बच्चों को उठाने चाहिए। तो और छात्रों को लास्ट में कह रहे हैं ये, छात्रों को हस्तकला भी सीखनी चाहिए, जिससे स्कूल छोड़ने पर रोजगार प्राप्त हो सके। तो अरविंदो घोष कैसी शिक्षा पद्धति चाहते हैं? सारी की सारी मिक्स चाहते हैं। ये प्राच्यवाद के समर्थक भी दिख रहे हैं, ये अंग्रेजी भाषा के समर्थक भी दिख रहे हैं, और ये गांधी शिक्षा पद्धति के समर्थक भी दिख रहे हैं, मतलब हस्तकला के समर्थक भी दिख रहे हैं। तो अरविंदो घोष सभी प्रकार का मिश्रण चाहते थे शिक्षा में, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। महात्मा गांधी हस्तकला की शिक्षा चाहते थे। टैगोर कह रहे हैं कि दोनों अंग्रेजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ भारतीय संस्कृति की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने पूरे के पूरे विचार देखे कि प्राच्यवाद के समर्थक थे कोलब्रुक और जोन्स, ठीक है। फिर अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे मैकाले और जो है मिल, और उसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा या भारतीय शिक्षा के पक्षधर आ रहे हैं महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर और अरविंदो घोष। इसके साथ में रविंद्रनाथ टैगोर ने जो शांति निकेतन की व्यवस्था की, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा की बात की, वो 1901 में इन्होंने कलकत्ता में संस्था स्थापित की थी। तो ये सभी के सभी विचार देखे हमने कि जो अभी प्रेजेंट शिक्षा व्यवस्था है वो इन विचारों से निकल कर आई है। किस प्रकार से जो है वैचारिक द्वंद्वों के चलते चलते ये शिक्षा व्यवस्था स्थापित हुई है। तो ये इस लेसन में हमने जाना, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।